अस्सलाम वालेकुम गाइस। वालेकुम सलाम मैम। वालेकुम सलाम मैम। वालेकुम अस्सलाम। ओके ओके, आपको आवाज आ रही है मेरी? ठीक, डिस्टरबेंस तो नहीं लग रही? पीछे से कोई आवाजें तो नहीं ज्यादा डिस्टर्ब कर रही? नो मैम। नो नहीं मैम। है। ओके ओके, मैं आज जरा बाहर बैठी हूँ तो मैंने कहा अगर आपको आवाज क्लियर आ रही है तो मैं बाहर ही। आज मौसम अच्छा है, आपके यहाँ कैसा है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है मैम। मैम ठीक अच्छा है। है, अच्छा नहीं है? मैम बहुत अच्छा है। आज तो बहुत अच्छा मौसम है। तो वॉक करने कौन कौन गया आज? हम्म, कोई नहीं गया वॉक करने? नालायक हो सारे का सारे। अभी उठे हो? नो मैम। अच्छा, चले, चलो सुबह वॉक किया करो थोड़ी सी, है ना? वॉक करने नो से भी मैम। थोड़ा सा ना दिमाग तेज होता है, पता है आपको इस बात का? अच्छा जी, किसी का कल कोई क्वेश्चन, मुझे व्हाट्सएप पे तो कोई क्वेश्चन नहीं रिसीव हुआ। आप में से किसी का इस वक्त कोई क्वेश्चन है या आगे चले शुरू करें? 8:17 हो गए, 2 मिनट ऊपर हो गए। करूँ शुरू? यस मैम। ओके यस चले, मैम। ओके ओके। अच्छा, आज हम इसको खत्म करेंगे। पिछले जो हमारे 7 डेज से लेक्चर चल रहे हैं ना, वो आज मैं वाइंड अप कर रही हूँ। कल हमारा डिस्कशन सेशन भी हो गया, आज उसमें थोड़ी सी चीजें, और ये बहुत सारी चीजें ना मैंने आपको पहले बताई हुई है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने कहा बुक से एक दफा आपके साथ मिलके ना रीडिंग हो जाए। डिस्कस हमने कर ली हुई है, मैंने आपके साथ प्रेजेंटेशन पे भी थोड़ी सी दफा लेक्चर देते हुए थोड़ा सा तब भी बताया था। तो आज मैंने ये जॉन सी एनालिटिकल की जो बुक है ना, मैंने आपके साथ फंडामेंटल्स ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री, उसके साथ मैं जल्दी जल्दी से इसे गो थ्रू कराऊंगी आपसे, ठीक है, ताकि आपको परेशानी ना हो। तो जो हमारे थे पार्ट्स थे ना, उसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट थे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, उसमें हमने देख लिया है जी मोनोक्रोमेटर, दैट वाज द वेरी बिग, जौन सा है रोल प्ले करता है उस डिटेक्शन में। और इसके अलावा हमने इन डिटेल स्टडी किया था लाइट सोर्सेस को, रेडिएशन सोर्सेस को। तो आज हमने देखना है कंटेनर को, और उसके अलावा जो सिंगल बीम एंड डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, ठीक है। तो कंटेनर कौन सा है, उसको सेल्स भी कहते हैं, सैंपल सेल्स या रेफरेंस सेल, और क्यूवेट भी कहते हैं हम इसको। मस्ट हैव विंडोज दैट आर ट्रांसपेरेंट इन द स्पेक्ट्रल रीजन ऑफ इंटरेस्ट। बस क्या मतलब हुआ इसका? विंडोज दैट आर ट्रांसपेरेंट इन द स्पेक्ट्रल रीजन ऑफ इंटरेस्ट, कि जिस रीजन को अगर हम उसको विजिबल रीजन को कर रहे हैं, तो अगर हम विजिबल रीजन को कर रहे हैं तो वो आपके पास ग्लास का भी हो सकता है, प्लास्टिक का कंटेनर भी हो सकता है, और वो क्वार्ट्ज का भी हो सकता है। और अगर हम यूवी में कर रहे हैं तो हमारे पास सिर्फ जो वो कप ट्रांसपेरेंट होगा अगर हम क्वार्ट्ज का यूज करेंगे, तो प्लास्टिक और ग्लास कौन सा है वो उसके साथ इंटरफेयर करेगा। एंड इन केस ऑफ आईआर के केस को जब हम स्टडी करते हैं, तो आईआर के केस में हम कहते हैं कि प्लास्टिक का कंटेनर, या उसके अलावा उसमें ज्यादा चूंकि आईआर रेडिएशन हैं, तो प्लास्टिक भी समटाइम उसके साथ इंटरफेयर कर सकता है। तो उसको हम पोटाशियम ब्रोमाइड के डिस्क के साथ या सोडियम क्लोराइड के डिस्क के साथ, तो वो हम उसका सैंपल कंटेनर होता है। तो इन दैट केस क्या होगा कि जब हम उसका सोल्यूशन बनाएंगे ना, अब वो जो आपका आईआर का सैंपल है वो सॉलिड फेज में भी हो सकता है, गैस फेज में भी, और लिक्विड फेज में भी। तो लिक्विड फेज में क्या होगा कि लिक्विड फेज में करते वक्त अगर हम उसका सोल्यूशन, जैसे कि आपको पता है कि वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो मैक्सिमम सब्सटेंसेस जो से हैं हम सॉल्वेंट को प्रोबेबल कोशिश करते हैं कि सॉल्वेंट हमारा जो सा वो वाटर हो, तो इन दैट केस वो उसके साथ इंटरफेयर करेगा। तो उसके लिए हमें, या तो हम अपने सॉल्वेंट को, अगर हम सोडियम क्लोराइड की ही डिस्क यूज कर रहे हैं तो हम उसको वाटर को एज अ सॉल्वेंट यूज नहीं करेंगे। तो ये चीज हमें केयर थोड़ी सी वो करनी पड़ेगी कि पोटाशियम ब्रोमाइड की डिस्क के वक्त लेते वक्त या सोडियम क्लोराइड की डिस्क, या हमारा जो सॉल्वेंट है वो वाटर ना हो। तो कहते हैं कि जो फ्यूज सिलिका था, इट इज रिक्वायर्ड फॉर द यूवी रीजन एंड मे बी यूज्ड इन द विजिबल रीजन एंड आउट ऑफ 3000 नैनोमीटर इन द आईआर। ठीक है जी, क्वार्ट्ज को भी हम यूज कर सकते हैं इवन फॉर द
IR रीजन की स्टडी के लिए। सिलिकेट ग्लास इज यूजुअली यूज्ड फॉर 375 to 2000 नैनोमीटर बिकॉज ऑफ इट्स लो कॉस्ट कंपेयर टू क्वार्ट्ज। अब सिलिकेट ग्लास कहते हैं, ग्लास की बहुत सारी टाइप्स आपने पढ़ी हुई है, 9th-10th के सिलेबस में थी हमारे पास कि ग्लास की कितनी टाइप्स होती हैं। तो कहता है कि ग्लास की बजाय सिलिकेट ग्लास कौन सा है वो 375 से, यानी कि वो विजिबल रीजन को और IR को बहुत अच्छे से कवर कर रहा है, 2000 तक कर रहा है, लेकिन काफी हद तक ये उसके लिए ट्रांसपेरेंट है। तो हम इसकी लो कॉस्ट होने की वजह से हम इसको भी प्रेफर करते हैं। प्लास्टिक कैन आल्सो यूज इन द विजिबल रीजन। द मोस्ट कॉमन विंडो मटेरियल फॉर IR स्टडीज इज द crystalline sodium chloride which is soluble in water and in some other solvents। इसलिए बस आपने ये ध्यान में रखना है कि जब हम उसको यूज कर रहे हैं तो हमारे पास सॉल्वेंट वाटर नहीं होगा। द बेस्ट सेल have windows that are perpendicular to the direction of the beam in order to minimize the reflection loss। क्या कहता है कि जो ये अब नीचे अगर आप देखेंगे तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसकी आ जाती है। तो कहता है मैक्सिमम हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि जो है हमारा वो जो है परपेंडिकुलर हो और जो जहां से लाइट सोर्स आ रहा है, और सेकेंडली क्या कहता है वो कि उसका जो रीजन है वो जितना मिनिमाइज होगा उतनी ही हमारे पास इंटरप्शंस जौन सी हैं, जो करेक्शंस हैं वो हमें कम करनी पड़ेंगी। ओहो कहाँ गया? हाँ दूसर से आगे था। ठीक है, तो ये उस शेप के लिए कहा है कि द बेस्ट सेल विंडो वो होगी जो कि परपेंडिकुलर हो टू द डायरेक्शन ऑफ बीम इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द रिफ्लेक्शन लॉस। द मोस्ट कॉमन सेल पाथ लेंथ फॉर स्टडीज इन द UV एंड विजिबल रीजन इज 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का यूजुअली होता है, लेकिन ये चेंज भी हो सकता है। और स्पेशली इन केस ऑफ IR जब हम डिस्कस करते हैं तो IR का जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है उसमें क्या होता है, क्योंकि सैंपल कौन सा है वो गैस भी हो सकता है तो और वो सॉलिड भी हो सकता है। तो इन केस ऑफ गैस अगर है तो अब क्या होगा, अब आपका ये जो क्यूबट 1 सेंटीमीटर का पाथ लेंथ के साथ इज नॉट सफिशिएंट कि लाइट को इतना टाइम मिले कि वो सैंपल के साथ इंटरेक्ट कर सके। देयरफॉर क्या होता है कि अब हमारे पास वो आई थिंक 8 सेंटीमीटर तक की लेंथ का जो सैंपल सेल है वो अवेलेबल होता है, और उसके अंदर भी मिरर लगे हुए होते हैं। ये इसी तरह से 8 सेंटीमीटर लेंथ वाइज वो ज्यादा होगा, उसके अंदर मिरर लगे होंगे। मिरर लगने की वजह से क्या होगा कि जो लाइट है वो एकदम यहाँ से पास नहीं हो जाएगी, बल्कि सैंपल के साथ और मिरर के साथ ऐसे रिफ्लेक्ट करती हुई। ठीक है, तो उसका जो लाइफ टाइम है इन द सैंपल सेल वो इंक्रीज हो जाएगा, इनहांस हो जाएगा, जिसकी वजह से जो इंटरेक्शन है वो ज्यादा बेहतर तरीके से स्टडी किया जा सकेगा। लेकिन जो UV विजिबल है उसमें चूंकि हमारे पास सोल्यूशन की फॉर्म में ही सैंपल हम दे सकते हैं, अगर नहीं उसके अंदर सॉल्युबल हम डेरिवेटिव्स बनाते हैं देन हम उसको स्टडी करते हैं। तो जो नॉर्मली हम यूज करते हैं वो 1 सेंटीमीटर का पाथ लेंथ होता है UV विजिबल के लिए। मैच्ड कैलिब्रेटेड सेल्स ऑफ दिस साइज आर अवेलेबल फ्रॉम सेवरल कमर्शियल सोर्सेज। ये इंस्ट्रूमेंट के साथ भी मिलते हैं, लेकिन समटाइम जब हम फ्रीक्वेंट यूज करते हैं तो ये टूट भी सकते हैं और फिर ये हमें एज अ स्पेयर पार्ट भी अवेलेबल होते हैं। Many other shorter and longer path length cells can also be purchased. Some typical UV visible cells are shown in this figure. For reason of economy, cylindrical cells are sometimes used. Particular care must be taken to duplicate the position of such cells with respect to the otherwise variation in the path length and reflection losses at the curved surface can cause significant error. ये भी कहते हैं कि अगर हमने इसको रिप्लेस किया है तो रिपीटेबिलिटी ऑफ सैंपल जो है वो अफेक्ट कर सकती है। रिपीटेबिलिटी क्या होती है कि आपने सेम सैंपल है, सेम एनालिसिस है, सेम ही टेक्निक है, अगर आप उसको यूज कर रहे हो तो क्या होगा, इसको हम रिपीटेबिलिटी कहेंगे। एक होती है रिप्रोड्यूसिबिलिटी, एक होती है रिपीटेबिलिटी। तो रिपीटेबिलिटी का मतलब क्या है कि चीजें सब सेम है, सैंपल भी वही है, लेकिन फिर भी आपके पास कुछ एरर आप उसको हमें फेस करना पड़ रहा है, तो इसे हम कहेंगे रिपीटेबिलिटी। तो अगर को कहता है कि अगर हमने इंस्ट्रूमेंट में हमारा जो सिर्फ सेल है
वो किसी वजह से हमारे पास वो एट दैट टाइम अवेलेबल नहीं है, या वो टूट गया, हमें दोबारा एक्सपेरिमेंट को करना पड़ रहा है, तो इन दैट केस भी थोड़े से रिजल्ट्स वेरी कर सकते हैं। वो किस वजह से कि जो 1 सेंटीमीटर है मे बी वो इक्वल बिल्कुल उसमें कुछ एरर आ सकता है, या ये हो सकता है कि उसकी जो सरफेस है या जो उसका सेल है जिसका वो बना हुआ है मटेरियल, उसमें कुछ प्रॉब्लम है या वो कर्व्ड है, कुछ उसकी मिसमैच होने की वजह से रिजल्ट्स जो से हैं वो मैच नहीं करेंगे। और अच्छा यहाँ से हमने पढ़ लिया था, तो क्वालिटी ऑफ स्पेक्ट्रो, बेटा आपने जिसका भी ये है ना ऑन कर, म्यूट करे अपने आप को सब। The quality of spectroscopic data is critically depend on the way that cells are used and maintained. डाटा किस पे डिपेंड कर रहा है? क्वालिटी, डाटा की क्वालिटी जो है वो किस पे क्रिटिकली वो कैसे डिपेंड करती है? ऑन द वे दैट सेल्स आर यूज्ड एंड मेंटेन, कि सेल को कितना मेंटेन रखा गया और कैसे यूज किया। अब यूज करने का क्या तरीका क्या? एक तो मेंटेन का मतलब कि आपने अपने पास इसको बार बार हर रोज चेंज नहीं करना, ख्याल से इसको रखना है। इसको जब भी यूज करना है तो एक तो आपको पता है कि फिंगरप्रिंट्स, अब इसकी ये 4 फेजेस होती हैं, ठीक है ना, इसके जो 4 फेजेस है, 4 फेजेस में से 2 जो सी उनके ऊपर बारीक सी ऐसे करके लाइंस लगी हुई होंगी, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि ये जो और ये वाला और ये जो फेस है इसको आपने रेडिएशन के रास्ते में नहीं रखना। अगर यहाँ से सपोज लाइट आ रही है तो आपने ये वाला फेस और ये वाला फेस जो है ये रेडिएशन के सामने होना चाहिए, और ये वो फेसेस है जहां से आपने अपने क्यूवेट को होल्ड करना है, ठीक है ना। इसको पकड़ना यहाँ से है और यहाँ से फिर आपने इसके अंदर सैंपल को ऐड करने के बाद उसको स्टॉपर करने के बाद आपने अच्छे से किसी सॉफ्ट टिश्यू पेपर से आपने इसको जो है वो साफ करना। यहाँ पे आपके फिंगरप्रिंट्स नहीं होने चाहिए, यहाँ पे कोई भी ग्रीस का उसने कहा है कि डिपॉजिट नहीं होना चाहिए, कोई भी ये चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ताकि जब लाइट यहाँ से पास हो तो डायरेक्ट वो सैंपल के साथ इंटरेक्ट करे, वो आपके फिंगरप्रिंट्स के साथ, या वो किसी कोई थोड़ा सा स्टेन लगा हुआ है या वहां पे कोई ड्रॉप रह गया है आपके सॉल्वेंट का या सोल्यूशन का, तो वो आपके रिजल्ट्स को प्रॉब्लम करेगा, उसकी क्वालिटी को डिस्टर्ब करेगा। जिसमें alter significantly, वो कहता है ये चेंज करता है the transmission characteristics of the cell. Thus it is imperative to thoroughly clean cells both before and after यूज। अपने फौरन से भी जब इस्तेमाल करने से पहले भी इसको क्लीन करना है और उसके बाद भी करना है। अगर सैंपल पड़ा रहेगा वो इसकी वॉश के साथ लग गया या कोई कलर उसके ऊपर थोड़ा सा आ गया तो फिर अगेन वो थ्रू आउट प्रॉब्लम करेगा। दस mashed cells should never be dried by heating in an oven or over a flame because this may cause physical damage or may change the path length. Mashed cells should be calibrated against each other regularly with an absorbing solution. मैश सेल्स मतलब ये कि अगर आपके पास सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है या आपने उसका कोई पेयर लेकर रखा हुआ है तो वो कहता है आपने इसको जौन सा है वो कैलिब्रेट कर देना रेगुलरली विद एब्जॉर्बिंग सोल्यूशन, कि आपने ट्रांसपेरेंट में भी और एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन बना के भी क्या दोनों में रीडिंग आ रही है, अगर नहीं एक जितनी आ रही तो कितना एरर हर दफा में फेस करना पड़ रहा है। ये भी एक तरीका हो सकता है एरर को मिनिमाइज करने के लिए कि आप हर दफा फिर रिजल्ट्स को उसके मुताबिक चेंज करें। अच्छा, अब ये आ गया स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है जी। तो ये अभी जो हमने डिस्कस किया था कि स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है, फोटोमीटर क्या होता है और फोटोमीटर क्या होता है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशंस है। सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की जो स्लाइड्स आपके साथ शेयर की हैं थोड़ा सा इन डिटेल में हम यहाँ से देख लेते हैं। वो कहता है स्पेक्ट्रॉनिक 20 जो है वो 1950s में बना था, ठीक है, मिड ऑफ द 1950s में ये आया था हमारे पास, और मोर ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर करंटली इन यूज थ्रू आउट द वर्ल्ड as a single spectrophotometer model. Spectronic 20 जो सा है मोस्टली जो यूज्ड है, ठीक है। The Spectronic 20 reads out the transmittance or in absorbance on a liquid crystal display. Older analog instrument read out in transmittance on a meter. भाई जो मैंने कल बात की थी कि या तो वहां पे मीटर लगा होगा या वहां पे डिजिटल, इसमें स्पेक्ट्रॉनिक 20 में डिजिटल रीडिंग आती है आपके पास, और इंस्ट्रूमेंट इज इक्विप्ड विद एन ऑक्लूडर which is a वेन। अच्छा, इसको अगर हम देखें तो क्या है, ये है जी स्पेक्ट्रॉनिक 20। यहाँ पे डिजिटल रीडिंग आ जाती है। ये सेल कंपार्टमेंट है, एक ही सेल बना हुआ है,
यहाँ पे आप पहले रेफरेंस सोल्यूशन लोगे, फिर यहाँ पे अपना वेवलेंथ सिलेक्ट करोगे, देखोगे इसके ऊपर इस जो ट्रांसपेरेंट डिस्टिल्ड वाटर है इसके साथ आपने ट्रांसमिटेंस यहाँ पे 0 एडजस्ट करनी। अगर तो आ रहा है 0 और जो है आपके पास 100 ट्रांसमिटेंस आ रही है, 0 एब्जॉर्बेंस आती है, तो इट मींस कि आपका जो है वो कैलिब्रेटेड है। लेकिन नहीं है तो फिर आपने यहाँ से इसको 0 पे एडजस्ट करना है और 100% 0% ट्रांसमिटर्स यहाँ से 100% ट्रांसमिटेंस पे एडजस्ट करना, कैलिब्रेटेड कर लेना। जिस तरह आप पीएच के लिए करते हो ना, बफर सॉल्यूशन यूज करते हो आप, उसे 4, 7 और 8, इसी तरह से आप इस पे भी आपने विजिबल में करना है तो आपने 400 पे, और अच्छा है बेहतर है कि अगर आप उसे जो है 550 पे और फिर 800 पे भी इसको तीनों पे कैलिब्रेट कर लो पहले इंस्ट्रूमेंट को एक दफा। तो इन दिस वे ये वेवलेंथ सिलेक्शन है कि आपने किस वेवलेंथ को, और पूरा इसमें बैंड हम कर सकते हैं। फिल्टर नहीं लगा हुआ, अगर फिल्टर लगा हुआ होगा तो वो फिर जो है उसकी सिलेक्टिविटी जो सी है वो तो ज्यादा हो जाती है, लेकिन उसकी जो स्पेसिफिसिटी वो कम हो जाती है। ये लाइट सोर्स है आपका टंगस्टन लैंप है, यहाँ एंट्रेंस स्लिट से ये एंटर होती है। ये आपका कोलिमेटिंग या ऑब्जेक्टिव लेंस है जो लाइट को जो है वो उसको एक फोकस करता है। यहाँ से ग्रेटिंग पर लाइट आती है, ग्रेटिंग पे लाइट आने के बाद ये लाइट कंट्रोल यहाँ से अगेन आपका फोकसिंग लेंथ है, और फिर ऑक्लूडर है। ऑक्लूडर का काम क्या है ये भी हम इसमें यहाँ पढ़ते हैं आते हैं। और फिर ये सैंपल, आप सैंपल के बाद फिर ये आपका फिल्टर आ जाता है, वही कोई मिरर होगा या कोई भी आपके पास जिसने आप सपोज अगर आपने उसको किसी एक वेवलेंथ पे करना है या उसको किसी रेंज पे करना है, वो यहाँ से करने के बाद आप इसको डिटेक्टर से डिटेक्ट करोगे। द स्पेक्ट्रोलिक 20 आप फोटोग्राफ इज शोन, ए में उसने कह दिया वो आपकी फोटोग्राफ है, और बी में रेडिएशन फ्रॉम द टंगस्टन फिलामेंट सोर्स पासेस थ्रू द एंट्रेंस स्लिट इनटू द मोनोक्रोमेटर। रिफ्लेक्टिंग ग्रेटिंग डायफ्रैक्ट, रिफ्लेक्टिंग ग्रेटिंग में डायफ्रैक्ट कर देना है लाइट को, रेडिएशन को, एंड द सिलेक्टेड वेवलेंथ बैंड पासेस थ्रू द एग्जिट स्लिट। सिलेक्टेड जो वेवलेंथ है वो एग्जिट स्लिट से पास होगा और वो सैंपल के साथ रिएक्ट करेगा। द सॉलिड स्टेट डिटेक्टर कन्वर्ट्स द लाइट इंटेंसिटी इनटू रिलेटेड इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करेगा। दो तरह से हो सकते हैं डिटेक्टर भी, क्या इधर वो जब इसके साथ स्ट्राइक करे तो वो एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन एमिट करे, या फिर ये हो सकता है कि अगर वो हीट अप हो जाए और फिर एज अ चेंज इन हीट के तौर पे हम इसको स्टडी करें। द न्यू स्पेक्ट्रॉनिक 200 हैज अ रिवर्स ऑप्टिकल पाथ। अब जो कहता है 200 आता है उसकी ऑप्टिकल पाथ कौन सी है, वो रिवर्स है। अच्छा, वो यहाँ से हम पढ़ रहे थे कि बिटवीन द बीम एंड द, यहाँ पे था द इंस्ट्रूमेंट इक्विप्ड है इक्लूडर के साथ विच इज अ वेन दैट ऑटोमेटिकली फॉल्स बिटवीन द बीम एंड द डिटेक्टर। जहां से बीम है और डिटेक्टर है वहां पे ऑटोमेटिकली वो फॉल होती है। व्हेन एवर द सिलेंड्रिकल सेल इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स होल्डर। क्या मतलब है कि जैसे ही हम होल्डर से सेल निकालते हैं, हमने क्योंकि सिंगल बीम है ना, हमने पहले सैंपल सेल रखा, जब सैंपल सेल रखेंगे तो क्या होगा उसमें जितनी भी एब्जॉर्बेंस है वो आ जाएगी, और जैसे ही वहां पर क्या होगा, जैसे ही आप अपना सैंपल सेल निकालेंगे तो ऑक्लूडर उसके सामने आ जाएगा। वो ऑक्लूडर क्या करेगा, वो उसके डिटेक्टर को उस वक्त, इसका मतलब है कि 0 शो करना चाहिए, तो वो बीम को रोक लेगा वहां पे। बीम के लिए एक जौन सा है वो एक स्टॉपर का काम करेगा ये ऑक्लूडर, जो विच इज अ वेन दैट ऑटोमेटिकली फॉल्स करती है अंदर, ठीक है। The light control device consists of a V-shaped aperture that is moved in and out of the beam to control the amount of light reaching the exit slit. परसेंट ट्रांसमिटेंस रीडिंग आती है हमारे पास, डिजिटल रीड आउट है, फर्स्ट 0 होता है जब सैंपल एम्प्टी होता है, और सो दैट द ऑक्लूडर ने ब्लॉक कर दिया बीम को, इसलिए वहां पर क्या होता है, रीड आउट फर्स्ट 0, वहां पे आपके पास जो है उसके 0 के कोई भी वहां पे जो है लाइट नहीं आ रही। सो दैट द ऑक्लूडर ब्लॉक्स द बीम एंड नो रेडिएशन रीच द डिटेक्टर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द 0% ट्रांसमिशन कैलिब्रेशन और एडजस्टमेंट। A cell containing the blank is then inserted. फिर वो दिखाता है कि pointer is brought to the 100% transmittance markup by adjusting the position of the light control aperture and thus amount of light reaching the detector. तो इसे हम कहते हैं कि हमने 0% कैलिब्रेशन भी कर ली या एडजस्टमेंट भी कर ली और 100% ट्रांसमिशन कैलिब्रेशन भी कर ली। तो फाइनली हम अब जो है वो सैंपल को रखेंगे। द स्पेक्ट्रल रेंज ऑफ स्पेक्ट्रॉनिक 20 क्या है, 400 से 900 नैनोमीटर है।
अदर स्पेसिफिकेशन में वो कहता है कि बैंड पास वो 20 नैनोमीटर, कल हमने पढ़ा था कि मैक्सिमम इफेक्टिव बैंड पास जो 20 नैनोमीटर का डिफरेंस कौन सा है वो उसकी रिजल्ट्स में आ सकता है। वेवलेंथ एक्यूरेसी क्या है, प्लस माइनस 2.5 नैनोमीटर का, हम प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। फोटोमीट्रिक एक्यूरेसी, फोटोमीटर जो उसमें लगा हुआ है प्लस माइनस 4% की ट्रांसमिशन जो है वो चेंज हो सकती है। ऑप्शनल आप देखें ये है 0.254, अगर ये कैलिब्रेट नहीं होगा तो ये 4% यहाँ से कम या ज्यादा हो गया, 2% लाइट ही कम ज्यादा आ रही है, तो रिजल्ट जो है कितना परसेंटेज जो वो वेरी कर लेगा। तो सो क्या है कि ये एक लर्निंग इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, या अगर आपने इसको आप की जो एक्सपर्टीज बहुत ज्यादा है तो आप इसको बहुत अच्छे से मेंटेन करके कैलिब्रेट करके फिर आप इस पे कुछ ऑथेंटिक रिजल्ट दे सकते हो, ठीक है ना। अदरवाइज ये एक लैब इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे कि टीचिंग पर्पस के लिए हम इसको यूज करते हैं। एनालिटिकल लैब में इसको तब यूज किया जा सकता है जब इसकी फुल फ्लैज आपके पास एक्सपर्टीज और कैलिब्रेशन के साथ हम इसको यूज करेंगे। एन ऑप्शन अलाउज द इंस्ट्रूमेंट टू बी इंटरफेस टू अ कंप्यूटर फॉर डाटा स्टोरेज। इसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप इसके साथ एक कंप्यूटर लगा दें जहाँ पे वो डाटा स्टोर होता जाए और स्टैटिस्टिकल अप्लाई करके हम उस पर एनालाइज करते जाएं। और इसकी स्पेक्ट्रॉनिक 200 हैज लेस देन 4 नैनोमीटर बैंड पास, यहाँ 20 नैनोमीटर बैंड पास है और यहाँ पे लेस देन 4, यहाँ पे क्या है 510 से 520 की लाइट्स ओवरलैप कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा 510 से लेके 514 की ओवरलैप सिर्फ करेगी और 515 जो है वो अपनी लहदा से पीक देगा इन अगर वो कैलिब्रेटेड नहीं है तो, ठीक है जी। सिंगल बीम इंस्ट्रूमेंट ऑफ द टाइप जस्ट डिस्क्राइब्ड are well suited for quantitative absorption measurement at a single wavelength. Single wavelength के लिए हम इसे यूज करते हैं quantitative के लिए। With these instruments, simplicity of the instrumentation, low cost, ease of maintenance offer distinct advantages. Several instruments जो है वो single beam पे यूज होते हैं, प्राइस कौन सी है वो $1000 से डॉलर्स पे जा रही है, $100 से $1000 पे जा रही है, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट आता है ये डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में ये देखिएगा जी कैसे वो कहता है कि इंस्ट्रूमेंट डिजाइन फॉर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और स्पेक्ट्रोमीटर। ये क्या है, सिंगल बीम इंस्ट्रूमेंट आपको ये दिखा रहा है। यही जो भी हमने देखा है उसकी एक और ऑप्टिक डायग्राम भी हो सकती है, सोर्स है, फिल्टर है, यहाँ से शटर, वही ऑक्लूडर भी आ सकता है। और ये हमने जान सा है कि यहाँ पर रेफरेंस बीम खत्म हो गई, ये इसने 0% ट्रांसमिटेंस देनी है। शटर कह लो, ऑक्लूडर कह लो, रेफरेंस सेल आ गया यहाँ पे, या एक दफा रेफरेंस सेल रखेंगे, अगली दफा हम यहाँ पे सैंपल सेल रखेंगे, फिर फोटो डिटेक्टर आएगा, देन एम्पलीफायर आएगा। तो दिस इज द सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अच्छा नेक्स्ट क्या आता है आपके पास, ये दो जो से दीज आर द ऑप्टिक डायग्राम फॉर द डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। बी में क्या है, डबल बीम इन स्पेस इंस्ट्रूमेंट। ये क्या है, डबल बीम इन स्पेस इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पे बीम सप्लिटर है, एक ही लाइट सोर्स एक है, एक ही सोर्स से लाइट आ रही है। लाइट को यहाँ पे बीम सप्लिटर ने इक्वल इंटेंसिटी की लाइट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना। ये शटर है, यहाँ पे भी इसी तरह से ये शटर का काम या ऑक्लूडर का काम क्या है कि लाइट को खत्म कर रहा है, अगर लाइट को स्टॉप कर रहा है तो ये 0% ट्रांसमिटेंस रीडिंग आएगी, फिर अगर नहीं कर रहा है इसको ऊपर है ये, तो यहाँ पर क्या आ गया कि इससे लाइट बीम सप्लिटर ने इसको इक्वल इंटेंसिटी को एट अ टाइम, एक ही वक्त में, एक ही सेकंड में उसने इसको इक्वल पार्ट में करके वो सैंपल से और रेफरेंस सेल से पास होगी। लेकिन यहाँ पे फोटो डिटेक्टर 1 एंड फोटो डिटेक्टर 2 आ गया, दो डिटेक्टर यूज होंगे। किसके अंदर दो डिटेक्टर यूज होंगे, इन द डबल बीम इन स्पेस इंस्ट्रूमेंट। In this instrument, radiation from the filter or monochromator is split into two beams that simultaneously pass through the reference and the sample cell. ठीक है, before striking two matched photometer. ठीक है, एक जैसे जो से हमने डिटेक्टर यूज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा डबल बीम इन स्पेस इंस्ट्रूमेंट। एक थर्ड टाइप क्या आती है, इन टाइम इंस्ट्रूमेंट है। इसमें क्या होगा, यहाँ पे जो चॉपर है वो क्या करेगा, इसको यहाँ पे आप एक ही टाइम में स्प्लिट नहीं होनी, बल्कि एक लाइट पास होगी और वही जो भी हमने चॉपर डिवाइस कल देखा था कि वो रोटेटिंग डिस्क होगी, वो एक दफा में इसको यहाँ पे पास करेगी सैंपल सेल से। अगर उसका मिरर व्यू जाता है, अगर इसका ट्रांसपेरेंट व्यू जाता है, ब्लैक पोर्शन जाता है, अगर ब्लैक पोर्शन नहीं लगा तो यहाँ शटर होगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन द इंस्ट्रूमेंट की जो भी टेक्नोलॉजी यूज हुई है, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या है, अब एक सेकंड में लाइट ने सैंपल से गुजरना है और उसी सेकंड के मिली सेकंड में पार्ट में वो रेफरेंस वो सैंपल सेल से गुजरेगा और या रेफरेंस सेल से गुजरेगा, ठीक है ना। तो द बीम इज अल्टरनेटली सेंट
through reference and the sample cell before striking a single photo detector. डिटेक्टर अब एक है, यहाँ पे क्या था, दो डिटेक्टर थे, दोनों डिटेक्टर अपना अपना डिटेक्ट करते थे, यहाँ पे एम्पलीफायर दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करता था, यहाँ रीड आउट आ जाता था। यहाँ पर क्या है, डिटेक्टर जौन सा है वो एक ही है, और एक दफा यहाँ से लाइट जाएगी, एक दफा रेफरेंस सेल से लाइट जाएगी। तो जो रेफरेंस सेल से लाइट जा रही है वो रेफरेंस सेल से जाकर उसने ये ऑप्टिकल वेज भी यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे आपके पास मिरर और ट्रांसपेरेंट दो उसने पोर्शन दिखाए हैं, तीन नहीं दिखाए हैं ना, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि ये ऑप्टिकल वेज का काम क्या है कि जब यहाँ से लाइट को उसने देखना है कि यहाँ से कोई लाइट पास नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि अब हमने इसको कैलिब्रेशन के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके लिए हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। The figure B on side illustrates a double beam in space instrument. Two beams are formed by a V-shaped mirror called beam splitter. Beam passes through the reference solution to photodetector. Second, simultaneously pass through the sample to a second meshed photodetector. The two outputs are amplified and their ratios, logarithm of their ratios is obtained electronically or computed and displayed on the output device. Figure C में क्या करता है, ये illustrate करता है double beam in time spectrophotometer. In this design, the beam are separated in time by a rotating sector mirror that directs the entire beam through the reference cell and then through the sample cell. एक ही beam है जिसने एक सेकेंड के कुछ हिस्से में sample cell से गुजरना है and then from the reference cell. The double beam in time approach is generally preferred over the double beam in space because of the difficulty in matching the two detectors. यहाँ से जो डिफरेंस होगा दोनों का बीम के इंटेंसिटी का, जो एक सेकंड में गुजरी और जो सेकंड एक सेकंड के मिली सेकंड में जो गुजरी, उन दोनों का इंटेंसिटी का डिफरेंस कौन सा है वो फोटो डिटेक्टर उसको मेजर करेगा, एम्पलीफायर उसको एम्पलीफाई करेगा और फिर हम उसको रीड आउट करेंगे। Double beam instrument offer the advantage that they compensate for all but the most rapid fluctuation in the radiant output of the source. They also compensate for variation of source intensity with wavelength. Furthermore, the double beam design is well suited for continuous recording of absorption spectra के हमें continuously हम 0 से लेके जो 900 तक नैनोमीटर के स्पेक्ट्रा है वो हम in a second जो है ये 2 सेकेंड वार्म अप हुआ है, तो ये डिपेंड कर रहा होता है इंस्ट्रूमेंट की उस वक्त की कंडीशन पे, वोल्टेज वगैरह पे, 2 सेकेंड में फुल स्पेक्ट्रा आता है कि आपके पास 1 सेकेंड में आता है या 3 सेकेंड में आता है, लेकिन बट नॉट मोर देन 5 सेकेंड टेक टू कंप्लीट द स्कैनिंग। मल्टी चैनल इंस्ट्रूमेंट, फोटो डायोड अरे एंड चार्ज ट्रांसफर डिवाइसेस, ये भी हम इसको देखेंगे। डिटेक्टर्स में आर द बेसिस ऑफ मल्टी चैनल इंस्ट्रूमेंट। जब हम ये दो डिटेक्टर यूज करते हैं तो फिर हमारा जो यूवी विजिबल है हम उसे कहते हैं नाउ दिस इज द मल्टी चैनल। दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर यूजुअली ऑफ द सिंगल बीम डिजाइन। सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में ये दोनों यूज की जाती हैं। विद मल्टी चैनल system, the dispersive system is a grating spectrograph placed after the sample or the reference cell. ठीक है जी। द फोटो डायोड, इसमें क्या वो कह रहा है कि मल्टी चैनल में हम एक डिस्पर्सिव सिस्टम को रख देते हैं, कहाँ पर, आफ्टर द सैंपल और द रेफरेंस सेल। अभी जब हमने देखा तो हमने रेफरेंस सेल से जो हमारा था डिस्पर्सिव सिस्टम ग्रेटिंग का था वो बिफोर द सैंपल या रेफरेंस सेल था। यहाँ पर क्या करेंगे हम इसको उसके बाद कौन सा है प्लेस देंगे। द फोटो डायोड और अरे और सीसीडी कौन सा चार्ज अरे इज प्लेस्ड इन द फोकल प्लेन ऑफ द spectrograph. These detectors allow the measurement of an entire spectrum in less than 1 second. A computer is required for obtaining spectra. Single beam design, the array dark current is acquired and stored in computer memory. कहता है कि next the spectrum of the source is obtained and stored in the memory after dark current subtraction. कहता है कि अगर देखें यही बात कि बैकग्राउंड करेक्शन कैसे ठीक करना है कि अगर वहां पे कोई लाइट नहीं आ रही और फिर भी आपका जो सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कोई करंट को आपके ये जो फोटो डायोड और सीसीडी हैं या टीसीडी हैं ये कोई करंट मेजर कर रहे हैं तो उससे क्या बन जाएगा, एक डार्क स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस हो जाएगा उसकी मेमोरी में। और जब भी आप अपने सैंपल को उसको यूज करोगे तो वो जब सिग्नल देगा वो उसको ये ऑटोमेशन उसके अंदर मौजूद होगी कि वो उसको उसमें से कैंसिल करके
उसको सब्ट्रैक्ट करके डार्क करंट को, जो पहले करंट प्रोड्यूस हुआ था और जो अब करंट प्रोड्यूस हुआ है, उसको ऑटोमेटिकली वो सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास जो है हमें ट्रांसमिटेंस एब्जॉर्प्शन देगा. फाइनली द raw spectrum of a sample is obtained and after dark current subtraction the sample values are divided by the source value at each wavelength to produce the absorption spectrum. Multi-channel instrument can also be configured as a double beam in time स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. कहता है डबल बीम इन टाइम में भी हम इसको मल्टी चैनल को कर सकते हैं, उसके साथ भी हमारे पास जो है वो अवेलेबल है मॉडल. द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कैन बी कंट्रोल्ड बाय मोस्ट पर्सनल कंप्यूटर. पीसी पे भी साथ हम अटैच कर सकते हैं. इंस्ट्रूमेंट विदाउट द कंप्यूटर कैन बी परचेज, तकरीबन वो $10,000 का है. सेवरल इंस्ट्रूमेंट कंपनीज कंबाइन डिटेक्टर और डिटेक्टर के साथ सॉफ्टवेयर, फाइबर ऑप्टिक्स that transport the light to and from the sample. These instrument allows measurement in convenient locations that are remote to the स्पेक्ट्रोमीटर. ये भी हो सकता है कि आपका लैब कहीं और है और आपका डाटा कहीं और है, आपने इसको जो सा वाईफाई किया हुआ है और आप अच्छे से अपने रिजल्ट कहीं पर भी बैठ के स्टडी कर सकते हो. ठीक है जी, 7 मिनट रहते हैं. अभी किसी ने कुछ पूछना है तो बता दें, वरना फिर मैं थोड़ा सा और आपको बता देती हूँ. रिप्लाई करें. आवाज आ रही है आपको मेरी? अच्छा, इतनी खामोशी क्यों हो गई आज? यस मैम, आ रही है. ठीक है, अच्छा चले गो थ्रू हो गया ना एक दफा आप. हाँ जी पूछे. मैम एक ग्राफ था जो आपने समझाया था, बैंडविड्थ वाला होलोग्राफिक रीजन था जो, मैम वो एक बार बता दें. अच्छा, होलोग्राफिक रीजन वाला. आ जाओ जल्दी से, 6 मिनट रह गए हैं. 1 सेकंड अभी आ रहा है. ये था, ठीक है ना? यस मैम. है ना? अच्छा, अब वो कहता है कि अगर हम इसको देखें तो क्या है आपके पास, ये देखें, ये वो कहता है ये आपके पास एक वेवलेंथ का है और ये उसकी रेडिएशन पावर है. हम ये कहते हैं, म्यूट करो बेटा. अच्छा, वो कहता है कि अब हम हमारे पास ये बैंड विड्थ जौन सी है ना, जितनी कम होगी आपके पास जो सिलेक्टिविटी है वो उतनी ही ज्यादा होती जाती है. ये उसने कहा, चले मैं यहाँ से पढ़ती. नोट शॉर्टर वेवलेंथ रेडिएशन इज y2 इज रिफ्लेक्टेड ऑफ, कहाँ से शुरू हो रहा है ये? Angular dispersion results from diffraction which occurs at the reflective surface. To illustrate the radiation entering the monochromator is shown as consisting of just two wavelengths, lambda 1 and lambda 2. lambda 1 is longer than lambda 2. अगर हमने 510 और 530 किया है तो हमने lambda 1 किसको लेना है? 530 को. तो वो कहता है lambda 1 is longer than lambda 2. The pathway of the longer wavelength radiation after it is reflected from the grating is shown by the dashed line. कि जब वो लाइन गुजर जाएगी उस पर से, जब वो the pathway of a longer wavelength radiation, आप जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो कहता है वो हमने ये डॉटेड लाइन से शो किया, उसकी उस वेवलेंथ की जो पावर है, रेडिएशन पावर है, वो मैक्सिमम पे जाएगी. ठीक है, तो the pathway of the longer wavelength radiation after it is reflected from the grating is shown by the dashed line. The solid lines show the path of the shorter wavelength. तो solid line है वो शो करेगी path of the, ये जो लाइन है ये shorter wavelengths को फिर शो करती है, जो इससे सारी shorter होंगी, जो lambda 1 वाली होगी. That is angular lambda 2 shorter में कहाँ पे चला जाता है, longer than. हाँ, note that the shorter wavelength radiation lambda 2 is reflected off the grating at the sharper angle than in lambda 1. lambda 1 से उसका जो एंगल है वो lambda 2 का जो है वो एंगल शार्पर होगा. वो कैसे होगा? that is angular dispersion of the radiation take place at grating surface. the two, अच्छा, वो कहता है कि अगर आप ग्रेटिंग सरफेस को देखोगे ना तो जो lambda 1 का एंगल बन रहा था हमारे पास और जो lambda 2 का बन रहा था, तो जो lambda 2 का था वो एंगल जो है वो डिस्पर्शन पर, तो जो पीछे हमने इससे देखेंगे, इसमें ये देखिए, ये वो कहता है lambda 2 का जो एंगल है वो शार्पर होगा उसके मुकाबले में, जहां से वो एमिट करेगी. ये वाला इसका एंगल कम होगा और इसका एंगल जो है वो शार्प होगा ज्यादा. lambda 2 का एंगल शार्प होगा और lambda 1 का जो है उसकी शार्पनेस कम होगी. That is angular dispersion of the radiation take place at the
grating surface पे डिपेंड करती है. Two wavelengths are focused by another concave mirror onto the focal plane of the monochromator. तो फोकस उसके बाद पड़ेगा where they appear as two images of the entrance slit. ये वो कहता है कि ये जब यहाँ से पास हुई, इसके गुजरने के बाद एंगल चेंज होने की वजह से अब यहाँ पे ये जो इन्होंने फॉल करना है, उस फॉल करने की वजह से जो आपका फोकसिंग लेंस है वो इसको टर्न बाय टर्न आगे पास ऑन करता है. one for lambda 1 and the other for lambda 2. दो तरह से वो दो वेवलेंथ्स जो है वो appear by rotating the grating. Either one of these images can be focused on the exit slit. हम इसको रोटेट करते हैं और हम वन बाय वन हम नहीं करते. अब आजकल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में वो ऑटोमेटिकली स्कैन कर रहा होता है, लेकिन जो स्पेक्ट्रोनिक 20 थे हम आहिस्ता आहिस्ता नॉब को रोटेट करते थे और हमें उसकी एब्जॉर्प्शन आ जाती थी. If a detector is located at the exit slit of the monochromator in figure and the grating is rotated to that, one of the line shown lambda 1 is scanned across the slit lambda 1 minus delta lambda to lambda 1 plus delta lambda. अब वो कहता है क्या रेंज हो सकती है कि lambda 1 530 था, दोनों का डिफरेंस जो lambda 1 lambda 2 का 20 था, 530 में से 20 माइनस कर दिए 510 रह गए. तो मिनिमम क्या है अब आपके पास, स्कैनिंग मैक्सिमम कितने रीजन को वो कर रहा है 510 से लेके, और लैम्डा 1 क्या था 510 जमा 20 कर दिया तो 550. वेयर डेल्टा लैम्डा इज अ स्मॉल वेवलेंथ डिफरेंस, दोनों का जो डिफरेंस है. द आउटपुट ऑफ द डिटेक्टर टेक द शेप शोन इन फिगर 25.7. अब ये जो डिटेक्टर है, ये जो डिफरेंस है, ये जो पीक है वो किस पे डिपेंड कर रही है, बेसिकली वो इन दोनों की रेंज पे डिपेंड कर रही है. ये जितनी शार्प होगी उतनी ही उसके नैनोमीटर बैंड पास जौन सा है वो कम बनेगा. इसकी हाइट जितनी ज्यादा होगी, इफेक्टिव बैंड आप क्या कहेंगे, इस जो शार्पेस्ट पीक है इसकी 1/2 हाफ उसकी जो हाइट होगी वो उसके इक्वल होगी. द इफेक्टिव बैंडविड्थ ऑफ द मोनोक्रोमेटर व्हिच इज डिफाइंड इन द फिगर depend on the size and quality of the dispersing element. The slit width, the focal length are high quality. Effective bandwidth of the wavelength selector is the width of the band of radiation in wavelength units as half the height. तो मोनोक्रोमेटर equipped with adjustable slit, वो सिर्फ हमें उसको हमें थोड़ा सा narrow slit decrease the effective bandwidth but also diminish the power of emergent beam. यदि आखिरी 1 मिनट रह गया है, आपको क्लियर हो गया है बेटा? अभी भी कोई कंफ्यूजन होगी तो आप मुझसे आप उस पे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन कर दो इससे रिलेटेड. ओके मैम. चलो ठीक है जी. चलिए अब इंशाल्लाह कल हम देखेंगे डिटेक्टर्स शुरू करेंगे और सिग्नल टू नॉइज रेशियो का मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ. ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर. अल्लाह हाफिज मैम. हैव अ नाइस डे. हाफिज.